कई बार हमने सुना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन अक्सर जब हम ज़रा सी चूक करते हैं तो उसके परिणाम भारी भी पड़ जाते हैं। इसीलिए डीआरजीओ नेटवर्क 18 लेकर आया है रोड टू सेफ्टी, क्योंकि इस बारे में बात होना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अशोक कटारिया जी, सो वेलकम टू आवर शो। हमारे साथ मौजूद हैं एक्साइज मिनिस्टर राम नरेश अग्निहोत्री जी, सो वेलकम टू आवर शो। डीजीपी यूपी पुलिस ओपी सिंह साहब, सर वेलकम टू आवर शो। हमारे साथ मौजूद हैं डीआरजीओ से जगबीर सिंह सिद्धू जी, वेलकम टू आवर शो। और वो जो कि कवि हैं, समाज सेवी हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, सर्वेश अस्थाना जी, सो वेलकम टू आवर शो। सबसे पहला सवाल मंत्री साहब आपसे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही जो सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें होती हैं, उनके आंकड़े हैं। तो ऐसे में क्या सरकार कोई सेफ्टी मेजर्स लेकर आ रही है, प्रावधान क्या कुछ हैं, उस बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं की बात है उत्तर प्रदेश में, तो ये आंकड़ा हिंदुस्तान से कम है। हिंदुस्तान में ये प्रति लाख 12 है, तो हमारे यहाँ ये प्रति लाख 10 है। लेकिन फिर भी हम एक बड़ा राज्य होने के कारण, हम 23 करोड़ आबादी होने के कारण हम एक बड़ी संख्या में सामने आते हैं। और लेकिन इसको सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार हमारा अभियान चल रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक कर रहे हैं। अभी जून में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह हमने आयोजित कर चुके हैं और अभी 1 अक्टूबर के माह में हम इसको करने जा रहे हैं। और लगातार हम स्कूलों के द्वारा, तमाम नुक्कड़ नाटकों के द्वारा इस तरह का एक अभियान समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने लिया है। मंत्री साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम रोडवेज पे देखते हैं जो सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं सड़क के, उसमें बस ड्राइवर्स होते हैं जो रैश ड्राइविंग के चलते हैं, कभी इस तरीके की जो इग्नोरेंस है उसके चलते हादसे होते हुए दिखते हैं। तो क्या उन्हें सेंसिटाइज करने का जो काम है या ट्रेनिंग देने का जो काम है वो भी ज़ोरों पर किया जा रहा है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है? हमारा जो विभाग है वो आबकारी एवं मद्य निषेध है। तो मद्य निषेध विभाग में भी हम बहुत गतिविधियां चलाते हैं। उनमें जागरूकता अभियान चलाते हैं, टेली फिल्म्स चलाते हैं, मोबाइल वैन पे नाटक भी दिखाते हैं कि पीकर नहीं चलना चाहिए और पीना खराब बात है। तो मद्य निषेध के अंतर्गत ये सारी गतिविधियां हम चलाते रहते हैं जी। और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें खासकर ये बात की ट्रेनिंग देना कि भाई आपको सावधानी रखनी है, उसके प्रति क्या ये काम मद्य निषेध विभाग करता है जी। और लगातार हम इसको और अधिक, इस बार बजट ज़्यादा दिया जा रहा है जी, इसको और अधिक करने का काम करेंगे। सर पुलिस की बात अगर की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़क पर जो हादसे हो रहे हैं वो ना हो, उन्हें रोका जा सके और उसके प्रति लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ये जब बात हम करते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस के ऊपर आकर रुक जाती है। तो ऐसे में अगर हम आपसे जानना चाहें कि क्या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जा रहा है, किन बातों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? देखिए, जहाँ रोड सेफ्टी की बात आती है, पुलिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पुलिस न केवल इन्फोर्समेंट में उत्तरदायी है, बल्कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर में भी पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं समझता हूँ कि इन चारों क्षेत्रों में पुलिस ने बहुत काम किया है और करती रही है। अगर हम एजुकेशन की बात लें तो सेंसिटाइज़ करना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ड्राइवर्स को, जितने भी वाहन चालक हैं उन सबों को हम किस प्रकार सेंसिटाइज़ करते हैं, उन्हें किस प्रकार हम एजुकेट करते हैं, ये पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के जो मामले हैं, हम उन सभी स्थानों को चिन्हित करते हैं, चयनित करते हैं जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हम उन चीज़ों को ठीक कराते हैं। इन्फोर्समेंट हमारा महत्वपूर्ण काम है। आप समझ रहे हैं कि हर एक जनपद में हम हेलमेट पहना जाए, सीट बेल्ट का प्रयोग हो, और इसमें काफ़ी सुधार आया है। मैंने खुद देखा है कि लखनऊ में, जहां गत वर्ष काफ़ी लोगों में ये जागरूकता नहीं थी और नहीं पहनते थे, आज यदि आप लखनऊ के विभिन्न जगहों में जाएं तो आपको लगेगा कि 80 से 90% लोग जो हैं वो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये माइंडसेट, एक मानसिकता, ये बदलने की ज़रूरत है और लोग इसको एथॉस, एक कल्चरल वे में ले रहे हैं कि हमें सुरक्षा के लिए हमें पहनना है, न कि ट्रैफिक वायलेशंस या उसको पालन करने के लिए। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो इमरजेंसी केयर की है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कोई घायल हो जाता है व्यक्ति, तो हमारी डायल 100 की गाड़ियाँ तत्काल उसे हॉस्पिटल पहुँचाती हैं
और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे डायल 100 के जो पुलिसकर्मी हैं वो इतने ट्रेंड हैं कि उन्हें ये मालूम होता है कि कितने कम समय में वो आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स में ले जाएं, उन हॉस्पिटल्स में ले जाएं जो ऑलरेडी वेल इक्विप्ड हों और उनके शॉर्टेस्ट रूट से ले जाएं। तो इन सबों की हम ट्रेनिंग एक सर्टिफाइड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह देते हैं और यही कारण है हम इस बात की महत्ता को समझते हैं कि हमारे यहाँ हत्याओं से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं। यदि आप एक वर्ष का आंकड़ा लें तो 4000 लोग हत्या से मरते हैं जबकि 15,800 लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। बिग नंबर। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। सो वी टेक केयर ऑफ इन ऑल दोज 4 एरियाज। क्योंकि लोग अक्सर इग्नोर करते हैं चीज़ों को, ट्रैफिक नियमों को, यातायात नियमों को। अक्सर वो कहते हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं या इतने सालों से तो हम ऐसे ही चला रहे हैं, तो अब हम कैसे मान लें, या यही इसी वजह से होता है, ये हम कैसे मान लें। तो उस बात पर भी जोर डालना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन से डरने के कारण नहीं करना चाहिए। ये उनके मन में आना चाहिए, एक इथॉस होना चाहिए उनके कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन इसलिए करना है कि हमें अपनी जान बचानी है, हमें अपने बच्चों की सुरक्षात्मक उपाय सोचने हैं। ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है रोड टू सेफ्टी, और इसको लाने का मकसद क्या रहा और कैसे आप इसे आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए ना लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बल्कि ये भी जान रहे हैं कि अब अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इस बारे में हमें बताइए। क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी अल्कोबेव कंपनी है, सो हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि हमको सबको एजुकेट करना चाहिए कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि हम चाहते नहीं कि अल्कोहल का मिसयूज़ हो। एंड हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है कि अल्कोहल शुड बी कंज्यूम्ड ओनली इन अ पॉजिटिव मैनर एंड देयर शुड बी नो मिसयूज़ ऑफ दिस कमोडिटी। तो जैसे डीजीपी साहब ने कहा कि हमने भी जो 4 E's हैं, विच इज़ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एमरजेंसी सर्विसेज एंड इन्फोर्समेंट, को अपने तरीके से अपने आप एक इनिशिएटिव लेके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। हमारा एक टाई अप है एक तो आपकी जैसी मीडिया कंपनीज़ के साथ, जो कि हम ऑल ओवर द कंट्री रोड टू सेफ्टी कैंपेन चलाते हैं। दूसरा एक फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट है IRTE, जो कि डॉक्टर बलूजा चलाते हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है। सो हम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको रोड इंजीनियरिंग के बारे एजुकेट करते हैं। जहाँ कहीं पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। उसके बाद हम भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे समझाते हैं। अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ एक टाई अप किया है कि जो भी बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले या ड्राइविंग लाइसेंस एज पे आते हैं, उनसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, उनके लिए हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं ऑन सेफ ड्राइविंग। दैट इज़ रियली यूनिक। मुझे लगता है ये बहुत ही ख़ास है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये ख़ास चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए नेटवर्क 18 और DIGO की खास प्रस्तुति रोड टू सेफ्टी। नेटवर्क 18 और DIGO आपके लिए लेकर आए हैं खास प्रस्तुति रोड टू सेफ्टी। देखिए, हमारे साथ जो मौजूद हैं वो समाज सेवी हैं, कवि हैं, और ऐसे में जब ये कोई बात कहते हैं तो उसका असर क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो सर्वेश जी, हमें ये बताइए कि आप अपने ही अंदाज में अभी यहाँ क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ न्यूज़ 18 नेटवर्क को कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत की। मैं हाथ से कवि हूँ और बच्चों के लिए काम करता हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो 2 पंक्तियाँ मैं कह दूँ कि इसलिए हो रहा है सड़क पर दुर्घटनाओं का जीवन क्षय, इसलिए हो रहा है सड़क पर दुर्घटनाओं से जीवन क्षय, क्योंकि हम पहले आप को छोड़कर हो गए हैं पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। तो ये जो पहले मैं है, ये हमें हटाना है। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, तभी हम सुरक्षा कर सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा 2 अलग शब्द हैं। सुरक्षा जो होती है वो सुव्यवस्थित रक्षा को कहते हैं, जिसमें हर तरफ से आप रक्षा में हों, वो सुरक्षा होती है। मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ, तो बच्चों को मैं स्कूल में जाकर के, हमारी संस्था के लोग, सर्च फाउंडेशन के लोग जाकर के बच्चों को ये भी बताते हैं कि अगर कोई तेज़ वाहन चला आ रहा है तो उससे कैसे बचना है, हाउ टू जंप ऑन द फुटपाथ, ये भी हम बच्चों को सिखाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम सिखाते हैं। इस समय जो दंड लगाया गया है उसका मैं बहुत समर्थन करता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा दंड होता है व्यक्ति उतना ही भयभीत होता है। जो शुरू में भय होता है वो अनुशासन में बदल जाता है। जब अनुशासन में बदलता है, अनुशासन पुराना हो जाता है तो परंपरा बन जाती है, और जब परंपरा पुरानी हो जाती है तो संस्कृति बन जाती है। दूसरा, मैं इसमें सुधार के लिए, आदरणीय मंत्री जी भी बैठे हैं, DGP साहब भी बैठे हैं, एक सजेशन भी है
कि आप लोग जब जांच करते हैं तो वहाँ पर तुरंत चालान करते हैं, बहुत बड़ी रकम का चालान करते हैं। कागज़ नहीं है तो चालान, हेलमेट नहीं है तो चालान। उसमें आप थोड़ा सा बहुत अच्छा सा परिवर्तन कर सकते हैं कि वहीं पर आप एक आरटीओ ऑफिस का क्लर्क बिठाइए, वहीं पर एक हेलमेट की शॉप सी खड़ी कर दीजिए जहाँ पर आप हैं। कोई हेलमेट नहीं लगाए है तो उसको पहली बार कहिए तुरंत आप यहाँ पर हेलमेट खरीदिए, उसको हेलमेट दे दीजिए। अगर किसी के पास वो कागज़ इनकम्प्लीट है तो आप वहीं पर तुरंत वो हो जाए, जो प्रदूषण वाला है वो बनवा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जनता के भीतर एक ये फीलिंग आएगी कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट भी कर रहा है ठीक होने में। लेकिन इतने ज़्यादा दंड हैं कि वो फिर घबरा के भाग रहा है। तो उसको भागने के बजाय पुलिस मित्र, प्रशासन मित्र, इस भावना को डेवलप करना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे सड़क सुरक्षा बहुत अच्छे ढंग से हम इंश्योर कर सकेंगे। सर, ये बात जो अभी इन्होंने बताई है, आप इस बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि मुझे लगता है अमूमन लोग आजकल यही बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ये बातें बड़ी ही प्रचलित हो रही हैं, लोग आपस में भी शेयर कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से पार्टली सहमत हूँ, पार्टली सहमत नहीं हूँ। मैंने अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग हेलमेट रखे रहते हैं, पहनते नहीं हैं। तो हेलमेट न होना कोई कारण नहीं है, हेलमेट पहनने की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए। कई संदर्भों में हमने देखा है कि वो हेलमेट रखे रहते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हेलमेट खरीद कर देना और न देना ये कोई मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ जो मैंने पहले कहा कि हमारी मानसिकता जो है वो बदलनी चाहिए। हम इसे सुरक्षा के एक कदम के रूप में देखें, न कि इसको कोई नियमों के उल्लंघन या नियमों की जानकारी के अभाव में देखें। अगर हम ये रहें कि हमें सीट बेल्ट पहनना है, जैसे मेरा ड्राइवर भी, जो पुलिस का ड्राइवर है, वो भी सीट बेल्ट पहनता है, और मैं जब वो सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ चलने के लिए। तो उसका पहला डिसिप्लिन है, उसका पहला अनुशासन है कि वो सीट बेल्ट पहनेगा। यदि पिता अपने बच्चे के साथ जा रहा है तो उसे भी सिखाने की ज़रूरत है कि क्यों ज़रूरी है ये। इस चर्चा में हम बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि सड़क पर चलते वक्त जो सावधानियां हमें बरतनी है वो क्यों ज़रूरी है। और सर, ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो रोड्स पे जो हादसे हो रहे हैं, अक्सर जो हम बात कर रहे हैं कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ जो लोग चलाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे में उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या तैयारियां हैं, उनको कैसे सावधान किया जाए, बताया जाए कि ये वो ना करें? शराब पीकर कोई वाहन चलाना ये देश हित में भी नहीं, समाज हित में भी नहीं है, व्यक्ति के हित में भी नहीं है। हमारा जो विभाग है, मद्य निषेध विभाग, वो ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम लगातार करता है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेसवेज हैं, हाई स्पीड रोड्स हो गए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनाउंसमेंट हो चुकी है, पहले से ही आगरा एक्सप्रेसवे है जिस पे कि बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलती हैं और हम बहुत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन जो हाई स्पीड रोड्स पर जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ऐसे में यहाँ हम क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या हमारे जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं? जान माल की हानि ना हो, जोखिम ना हो, उसके लिए मतलब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे इस्तेमाल किए हैं। आप अगर आगरा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो आपको वहाँ दिखाई भी देते हैं, सीसीटीवी कैमरे हमने लगा रखे हैं और ओवर स्पीड कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। और एक ऑटोमेटिक चालान का भी एक सिस्टम डेवलप हुआ है। अगर कोई हाई स्पीड जाएगा तो वहाँ एक ओवर स्पीड का चालान भी हो जाएगा। इस तरह का एक प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि इससे परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है। और हम इन एक्सप्रेसवे पर जो चलने वाले ड्राइवर हैं, ये लंबी दूरी के एक्सप्रेसवे हैं, तो इन पे हम डबल ड्राइवर अपने परिवहन विभाग में एक दोहरी ड्राइवर की व्यवस्था करते हैं और उनकी लगातार हम मॉनिटर करते रहते हैं। उनको कोशिश करते हैं कि ये बीच बीच में उनका परीक्षण यंत्र आता है जिससे उनकी श्वास से शराब पी रखी या नहीं पी रखी उसका पता लगता है और अल्टीमेटली ऐसे अनेक ड्राइवरों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों में भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हमें ये सुविधा मिल रही है तो हम पूरा नियमों का ध्यान रख के उसका पालन भी करें, उसका लुत्फ भी उठाएं। मैं मानता हूँ कि जनता बहुत जागरूक है। ये जो सड़क पे मोटरसाइकिल चलाने वाला वर्ग है, जो हेलमेट लगाता है, आप जो 10 लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं और बिना हेलमेट के चलाते हैं, उनके 10 के अगर एक्सीडेंट होते हैं
तो 10 में से 9 की मृत्यु हो जाती है। इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। सड़क पे सिर लगता है, तुरंत नाक में से और कान में से खून आता है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन वहीं अगर 10 एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल वाले और उन्होंने 10 के 10 लोगों ने हेलमेट लगा रखा है, तो 10 में से केवल 1 की मृत्यु होती है और 9 बच जाते हैं। या तो उनका हाथ टूटता है या उनका पैर टूटता है, अल्टीमेटली उन 9 लोगों की जान बच जाती है। तो हेलमेट का इतना बड़ा लाभ है। हमारी जो जवानी है, हमारे जो नौजवान हैं, वो ही सबसे ज्यादा इसमें हताहत होते हैं। ये आंकड़ा लगभग 50% के करीब है। तो अपने नौजवानों के जीवन के सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद सजग हैं। उनको इससे बिल्कुल सावधानी पूर्वक उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को, उन्होंने उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को बड़े कठोर संदेश दिए हैं और उसका परिणाम भी देखने को लखनऊ में आपको अगर मिला होगा, बाकी जिलों में मिला होगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में हेलमेट लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए नेटवर्क 18 और DIGO की खास प्रस्तुति रोड। नेटवर्क 18 और DIGO आपके लिए लेकर आए हैं खास प्रस्तुति रोड टू सेफ्टी। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पुलिस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हर चौराहे पे जहाँ भी हम जाएं वहाँ हमें पुलिस तैनात खड़ी मिल रही है और आजकल ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हम ज़्यादातर, जैसे सर ने भी कहा कि ज़्यादातर लोग अब हेलमेट के साथ दिख रहे हैं, सीट बेल्ट पहने हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई अवहेलना कर रहा है नियमों की, तो क्या उसके लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं, पनिशमेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं और लोगों को जानना चाहिए कि देखिए ये भी हो सकता है अगर आपने इसका नियम का पालन नहीं किया तो? देखिए, अभी जो नया MV एक्ट जो जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसमें बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट और स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं। उसमें फाइन्स की मात्रा बढ़ा दी गई है। यद्यपि अभी हमने उससे पूरी तरह लागू नहीं किया है, क्योंकि जो उसका नोटिफिकेशंस जो होना है वो अभी राज्य सरकार ने नहीं किया है। हम अभी जून 2019 के नोटिफिकेशंस पे कर रहे हैं और उसमें भी हमने शुल्क जो है वो बढ़ा दिया है। जैसे अगर आप 500 हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पहले 500 रुपीज़ का जुर्माना था, अब वो 1000 का है। नए MV एक्ट के माध्यम से ये जुर्माना 1500 का हो गया है। दुनिया में कहीं पे भी अध्ययन किया गया है तो ये पाया गया है, जो सर्वेश जी भी कह रहे थे, कि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने के लिए केवल जुर्माना से डरता है या प्राविधानों से डरता है। तो कितनी भी बात आप कर लें, जो जुर्माना बढ़ा होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम रेवेन्यू इससे अर्न करें, हमारा लक्ष्य है कि हम जान को कैसे सुरक्षित रखें, सुरक्षा की कैसे प्रदान करें। तो मैं समझता हूँ कि MV एक्ट के इन प्राविधानों को हम इसको वेलकम करना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार लोगों के मन में ये कॉन्शियसनेस आए कि जुर्माना के कारण ही सही, लेकिन हमें सुरक्षित वे में चलना है। सर्वेश जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि नज़रअंदाज कर रहे हैं हम चीज़ों को, और इसका शिकार कौन हो रहे हैं। आप बच्चों के लिए काम करते हैं और अक्सर सड़क हादसों में बच्चे शिकार हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे ही सबसे ज़्यादा रोड्स पर आपको जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कवि सम्मेलन के लिए मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, अमेरिका कई बार गया, कनाडा वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा वहाँ पर अमेरिका में अगर स्कूल की बस है और वो रुक गई है तो उसके बल्ब ब्लिंक करते हैं चारों तरफ, और उसके 100 फीट पहले इस तरफ भी और 100 फीट पहले इस तरफ भी सारी ट्रैफिक रुक जाती है। जब बच्चे उतर जाते हैं, बच्चे पूरी तरह से ट्रैफिक को पार करके सड़क से अपने फुटपाथ पे पहुंच जाते हैं, और जब बस चलती है और वो ब्लिंकिंग ऑफ करती है तभी ट्रैफिक मूव करता है जी। इसके पीछे जो दंड का प्राविधान है वो तो है ही कि अगर अमेरिका में किसी के 10 बार चालान हुए जीवन में तो उसका हमेशा के लिए लाइसेंस निरस्त हो जाता है, वो कभी चला ही नहीं सकता है। बच्चों को लेकर के मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ। DGP साहब भी हैं और माननीय परिवहन मंत्री भी हैं और आबकारी मंत्री भी हैं। मैं तीनों से संवेद निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कूल बस के साथ ये प्रोविज़न कराने की कोशिश करें कि जब वो खड़ी हो तो ट्रैफिक रुके। माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हाई ट्रैफिक वो हो, जो उसके फुटपाथ जो हैं, सड़क के जो हाईवेज़ हैं, उनके फुटपाथ थोड़ा ऊंचे कर दें, जिससे अगर मान लीजिए एक्सीडेंट करने के लिए बाय द वे कोई जानबूझ के नहीं करता, अगर कोई बस डगमगाती है और फुटपाथ की तरफ बढ़ती है तो उस फुटपाथ पे चढ़ ना पाए, जिससे कि हम उसको बचा सकते हैं। माननीय आबकारी मंत्री जी बैठे, उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या बस के जो वो हैं, वो शराब पीकर चलाते हैं, एक आम बात है, आम जनता भी कभी कभी चलाती है, उसको बहुत ज़्यादा सात्विक होकर के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको
रोकने के लिए थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर शराब पीते हुए ड्राइवर मिले तो उसको फर्स्ट इंस्टेंस प्राइमा फेसी उसको सस्पेंड कर दीजिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे साथ हैं और सर्वेश जी ने सीधे सीधे इनसे गुजारिश भी की है, और इसीलिए मैं मंत्री जी आप ही से जानना चाहूँगी कि जो बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान इधर आया है उस बारे में आपका क्या मानना है? अभी हम लोगों ने स्कूल बसेज को लेकर एक नियम लाए हैं हम, और वह नियम इस समय सभी उत्तर प्रदेश के स्कूलों के सामने है। उसमें तमाम प्रकार के प्रावधान हमने किए हैं, लेकिन अभी उसमें हमने, क्योंकि वो मिड सेशन में आया है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अभी उसको धीरे धीरे लागू। अब जो बसें हैं उनमें तुरंत सीट बेल्ट लागू हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम लेकर आए हैं और बहुत ही कठोर कानून है। आप ये मान लीजिए, हम बच्चों की सेफ्टी को लेकर बहुत सजग हैं, चिंतित हैं। हमारे बच्चे हमारी धरोहर हैं, हमारे बच्चे हमारी पूंजी और संपत्ति हैं, तो इसलिए हम उनके संरक्षण को लेकर बहुत सजग हैं। आप अगर उस कानून को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें एक महिला की भी लगातार, जिस बस में बच्चे जा रहे हैं उसमें कोई लेडी की होना अनिवार्यता है, तो ऐसे ही सीट बेल्ट की अनिवार्यता है, और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा होने की अनिवार्यता है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रावधान किए हैं और हम लेकर आए। रोड्स पे हम देखते हैं जब बच्चे आ रहे हैं या बच्चों से भरी हुई बस आ रही है, स्कूल बसेज आ रही हैं, ऐसे में वहाँ सावधानी होना ज़रूरी है। और ऐसे में इस रिगार्डिंग भी क्या पुलिस जो है ख़ास कदम उठाती है, सतर्क रहती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है नज़र रखती है? आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के 13 ऐसे शहर हैं जिसमें हम इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं, ITMS लगा रहे हैं। उसमें लखनऊ भी एक है, और उसमें हम तरह तरह के उपकरणों को, यंत्रों को लगा रहे हैं, जिससे कि हमें मैन पावर की कमी भी अगर हो तो हम ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला सकते हैं। साइनेजेस क्या हो सकता है, रेड लाइट क्या हो सकता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग कैसे करेंगे। तो एजुकेशन के साथ साथ इन्फोर्समेंट के भी कई ऐसे तरीके हैं जिनको हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम आज सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में हमारा लखनऊ जो है इस बात में काफ़ी रिफॉर्म हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक साइनेजेस, ट्रैफिक इक्विपमेंट्स लगेंगे। जैसे मंत्री जी ने ये भी कहा कि शराब के समय में क्या हम कर सकते हैं। ब्रेथ एनालाइज़र जो है वो उसको चेक कर सकता है कि कौन आदमी शराब पिए हुए है या नहीं पिए हुए है। स्पीडोमीटर से हम स्पीड की बात कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स में क्या स्थिति है, अभी आपने देखा होगा लखनऊ में हम लोगों ने काफ़ी सही करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट और आबकारी दोनों विभाग इस बात से चिंतित हैं, और पुलिस उनकी मदद कर रही है कि हम किसी भी दशा में ड्रंकन ड्राइविंग, वॉयलेटिव ड्राइविंग नहीं होने दें। और हम समझते हैं कि पूरे शहर और पूरे राज्य में इस प्रकार की कॉन्शसनेस, और सबसे बड़ा कॉन्शसनेस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिन्होंने राज्य सड़क सुरक्षा के बारे में बहुत मीटिंग्स की और सभी को निर्देश दिया। तो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में हमारे रोड एक्सीडेंट्स की संख्या भी कम होगी। हमारे साथ DRGO से जगबीर सिंह सिद्धू जी हैं, और ऐसे में सर ये सवाल बहुत अहम उठता है कि जो यंग जनरेशन है, क्योंकि उनके पास वो जोश भी है और वो आगे बढ़ने भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे में कभी कभी क्या होता है, जोश में इंसान होश भी खोता है, और सबसे ज़्यादा जो ड्रिंक एंड ड्राइव की जो समस्या है ये यंग जनरेशन के साथ में देखने को मिलती है। ऐसे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ओवर द ईयर्स हमने ऐसे डेवलप किया है कि यंगस्टर्स को एजुकेट करना तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही है, जो कि मैंने आपको बोला कि हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। हम हर कंपनी का एम्प्लॉय भी, हमारा अपना दायित्व है कि हमको 5 यंगस्टर्स को ट्रेन करना है। तो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको भी अपने साथ में इन्वॉल्व किया है। तो जो रिटेलर्स हैं जहाँ से शराब खरीदी जाती है, हम उनको एजुकेट करते हैं कि आप अंडर एज को मत बेचो। हम वहाँ पे साइनेज लगाते हैं कि इस उम्र से कम बच्चे को शराब नहीं मिल सकती। एक और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो हमको काफ़ी फ़ायदेमंद होता है वो है कि हम बारटेंडर को ट्रेन करते हैं कि अगर आपको लगे कि कोई जो आपका गेस्ट है उसने ज़्यादा शराब पी ली है, आप उसको डिस्करेज करो कि आप और मत पियो, उसको पानी पिलाओ और उसको इंकरेज करो कि आप गाड़ी छोड़ के यहीं चले जाओ, टैक्सी लेके चले जाओ। कई जगह पे हमने ये भी कैंपेन शुरू किया है कि अगर आपने अल्कोहल पी रखी है तो आप टैक्सी लेके जाएं। फेस्टिव सीज़न जैसे अब दिवाली और ये न्यू ईयर्स तक का सीज़न आता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा टेलीविज़न और आपके जैसे चैनल्स के थ्रू वी मेक टेलीविज़न कमर्शियल्स एज वेल
एंड वी ट्राई एंड एजुकेट पीपल कि अगर आपका लास्ट ईयर हमने एक चलाया था कि अगर आप असली दोस्त हो तो उसको शराब पी के मत चलाने दो। दैट इज़ द ट्रू सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप कि अगर आप अपने दोस्त को शराब पी के गाड़ी चलाने से रोक रहे हो तो आप एक रियल फ्रेंड हो। सो इन मल्टीपल वेज, एक तरीके से नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट मंत्री साहब ने कहा, डीजीपी साहब ने कहा कि कई तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम यूथ को 3-4 चैनल पार्टनर्स के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए नेटवर्क 18 और DIGO की खास प्रस्तुति रोड टू सेफ्टी। नेटवर्क 18 और DIGO आपके लिए लेकर आए हैं खास प्रस्तुति रोड टू सेफ्टी। हमारे साथ यहाँ पे एक्साइज मिनिस्टर मौजूद है राम नरेश अग्निहोत्री जी। मंत्री जी, अब आपसे मेरा सवाल है कि जो दुकानें हैं, जो आबकारी की दुकानें हैं, वहाँ पर अक्सर छोटे बच्चे भी जाते हुए दिखते हैं, और ऐसे में इस बारे में आपका क्या कहना है कि इस और भी ध्यान आना चाहिए कि छोटे बच्चों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, या इस तरीके का उनको एक्सेस नहीं होना चाहिए? नहीं, छोटे बच्चों को शराब देना वर्जित है जी, और हम देते भी नहीं हैं जी, जो माइनर हैं। जी, और जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो छोटे बच्चे ही पीकर ज़्यादा करते हैं। जी, लेकिन वो कोई भी ले जाता है उसके माध्यम से पी लेंगे, करेंगे। जी, इसके लिए समाज के जागरण की बहुत आवश्यकता है। जी, जब जागरूकता अभियान चलाएंगे, कानून बनाना एक पार्ट है, दंड देना एक पार्ट है, लेकिन समाज जागरण का, जन जागरण का जो पार्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मद्य निषेध विभाग जो हमारे पास है वो जन जागरण का ही काम करता है, समाज जागरण का ही काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कड़े निर्देश दिए हैं कि मद्य निषेध विभाग को और एक्टिव करते हुए उसे जन जागरण अभियान चलाने के लिए तरह तरह के काम करने चाहिए। गोष्ठियाँ करें, टेलीफिल्म दिखाएं, और समाज को जागरण के लिए और जो छोटी छोटी गाड़ियाँ ले जाकर टेलीफिल्म दिखाने के काम, नाटक दिखाने का काम, ये सारे काम हमारा मद्य निषेध विभाग करेगा और उसमें तेज़ी लाएंगे। और छोटे बच्चों के लिए भी इस पर विचार हो रहा है, अभी चर्चा हुई है कि उस पर कोई कानून बनाया जाए कि छोटा बच्चा अगर कोई दुकान पर लेने जाता है तो उसको शराब की बोतल नहीं दी जाए। आजकल जब चालान कटता है तो टकरार की भी स्थितियां आ जाती हैं, लेकिन ऐसा ना हो और लोग उस बात को समझें कि ये क्यों हो रहा है, ये बेहद ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये आना भी ज़रूरी है कि लोग इसको एक तरीके से ये ना माने कि ये हमारे साथ क्यों हो गया, बल्कि ये समझे कि ये जो हुआ इसकी वजह क्या है? ट्रैफिक इंटरफेस जब होता है तो सबसे ज़्यादा शिकायत आती है। एक तो पहले कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होता है कि हमने कोई अपराध किया है या हमने ट्रैफिक वायलेशंस किया है, और सभी लोग अपने कनेक्शंस की बात करते हैं। अब आप समझिए ट्रैफिक सिपाही जो है वो बहुत ही सबसे छोटे यूनिट का मेरा सिपाही है। अब उसके सामने बहुत बड़ी दुविधा रहती है, उसके पास एक तरफ कनेक्शंस के पूरे दौर रहते हैं, दूसरी तरफ ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए उसकी जो शक्तियां हैं उसको वो करता है। तो इस कश्मकश में वो शायद अपनी ड्यूटी भूल जाता है, और हमने इसका उपाय निकाला है। हमने चाहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको कैसे इतना ट्रांसपेरेंट करें। आपने सुना होगा बॉडी वॉर्न कैमरा, हम सभी ट्रैफिक सिपाहियों को हमने अभी 5000 बॉडी में लगाए जाने वाले कैमरा दिया है, जिससे कि वो सब चीज़ को कैप्चर कर लें, जितने भी इमेजेस हैं उसको कैप्चर कर लें कि किसने बदतमीज़ी की, किसने शिकायत किया, कौन से वायलेशंस हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हम ई चालान करते हैं, आपको किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसके फ़ोटोग्राफ्स ले लें और उसको आप इंटरनेट में डाल के उसको ट्रांसमिट कर दें। तो ई चालान भी हमारी बहुत सी समस्याओं का हल निकाल रहा है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एक तो पारदर्शिता ला सकते हैं, दूसरी अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, यूपी जो है विकास की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में ये जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स है या जो ध्यान रखने वाली बात है, क्या उनके मानकों को भी ध्यान में रखा जा रहा है? ये जो रोड इंजीनियरिंग है इसका विषय है, और सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है, और परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग मिलकर इस पे संयुक्त अभियान लेते हैं और उस पे लगातार काम कर रहे हैं। जो इस तरह के
पॉइंट हैं जहां दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं उनका भी संज्ञान लिया जाता है, और बाकी जो बड़े बड़े मार्ग बन रहे हैं उन मार्गों में इन सब सावधानियों को रखा जाए और मानक पर सड़कें बने, ऐसा ध्यान उत्तर प्रदेश में रखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सड़कें अगर आप देखेंगे तो पिछले 2.5 वर्षों में अगल बगल के राज्यों से अगर देखेंगे तो बहुत बेहतर सड़कें हमारे सामने हैं। सर, अब मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर जब लाइसेंस दिखाने की बात आती है तो अब ज़्यादातर लोग क्या होता है वो कहते हैं कि भूल गए या फिर हमारे पास है नहीं, लेकिन जो ये लाइसेंस कैरी करने की जो आदत है या ऐसे दिखाने की आदत है, अपडेट रखने की आदत है, ये कितनी ज़रूरी है? देखिए, प्रावधानों के हिसाब से तो रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात की अहमियत नहीं रहती है। यदि आप किसी भी प्रकार का प्रमाण दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को मान लेती है, लेकिन ये बेहतर होता है कि हम उसकी फ़ोटो कॉपी रखें या किसी भी प्रकार का प्रमाण रखें कि वो वस्तुतः होता क्या है कि जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन कराते हैं तो उसमें हमें इस बात को भी देखना पड़ता है कि हम एज ए पुलिस ऑफिसर कि वो गाड़ी चोरी की है या नहीं है। हम डबल स्ट्रैटेजी करते हैं, हम न केवल ट्रैफिक के नियमों का पालन कराते हैं बल्कि हम क्राइम को भी रिड्यूस करने की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति, आप देखते होंगे कि लूट की घटनाएं अक्सर होती हैं जिसमें बाइकर्स आते हैं और लूट की घटना करते हैं, तो वैसी स्थिति में ये ज़रूरी है हमें जानना कि वो गाड़ी जो है वो चोरी की गई गाड़ी है या क्या है, इसका ख्याल रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं या फिर कोई इन्फोर्समेंट की स्थिति लाते हैं। जी सर्वेश जी, अब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं कि माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं, छोटे बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं, तो वो केयरलेस हो जाते हैं, कहाँ से टर्न करना है, हेलमेट पहना है या नहीं, या बच्चे साथ में है तो उन्हें हम कैसे कैरी कर रहे हैं अपनी वाहन पर, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है लोग भी भूल जाते हैं, गड़बड़ होती है? मैं यही न्यूज़ नेटवर्क 18 के माध्यम से पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने को देखना पड़ेगा। जब हम अपने आप को संयोजित कर लेंगे, अपने आप को नियोजित कर लेंगे और अपने आप को अनुशासित कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही वही शुरू में जो मैंने कहा पहले में किनारे से निकाल के जल्दी से आगे बढ़ने के चक्कर में वो टक्कर खा जाते हैं। तो कुछ सजेशंस है मेरे, क्योंकि समय भी बहुत कम है, मैं जल्दी से कुछ सजेशंस दे देना चाहता हूँ। सबसे पहला सजेशन मेरा ये है कि जन जागरूकता को बहुत इकाई स्तर पर हमें शुरू करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां डियागियो जैसी अगर अपना वो सोशल वाला जो फंड यूज़ कर रही हैं, अगर हम कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो टीन एज है उसमें हम स्कूल्स के भीतर जा कर के जागरूकता कराएं, बहुत कम खर्च में कोई एक टीम तय कर ली, वो जा कर के बच्चों को बताए बाकायदे, क्योंकि वो एज ऐसी है कि हम जिस तरह से फीड कर देंगे वो फीड हो जाएगी और फिर वो घर में उसको इम्प्लीमेंट करती है। जगबीर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बात यूथ की हो रही है और वो बहुत ज़रूरी भी है, सबसे ज़्यादा जो नियमों का पालन करने की ऊपर जो जोर दिया जाता है वो यंग जनरेशन से ही जोड़ कर दिया जाता है। ऐसे में आपको लगता है सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, और ऐसे में आप लोग जो अपना कैंपेन लेकर आए हैं उससे भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यूथ से कैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए? खासकर आपको कैसे लगता है कि यूथ को कैसे अवेयर रहना चाहिए यातायात नियमों के प्रति? हम अकेले वी आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, राइट? सो बट वी बीन फॉर्चुनेट कि वेरियस गवर्नमेंट्स, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट के साथ हमने पिछले इस साल के शुरू में एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था रोड सेफ्टी का, जिसमें लखनऊ पुलिस हैड लेड द रोल, डीजीपी साहब खुद उसकी इनॉग्रेट किए थे, और हमने होर्डिंग्स काफ़ी अच्छे टाइप के, जो कि नॉट जस्ट कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बट यू नो जो कि आपको मेड यू थिंक इफ यू आस्क मी कि जिससे कनेक्शन बने। सो वी हैड यूज्ड गुड एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जिन्होंने उसके बारे में करा। सो ऑफ द कफ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और सोशल मीडिया ऑब्वियसली आज की डेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बुद्धिजीवी ऑडियंस भी मौजूद है जिन्हें हम शामिल करेंगे ब्रेक के बाद अपने साथ इस खास चर्चा में। और आप देखते रहिए नेटवर्क 18 और DIGO की खास प्रस्तुति रोड टू सेफ्टी। तो ब्रेक आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 और DIGO की खास प्रस्तुति रोड टू सेफ्टी। रोड टू सेफ्टी इसलिए क्योंकि इस बारे में अगर बात नहीं हुई तो ज़रूर कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि यातायात और उससे जुड़े नियमों की जानकारी ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि उनका पालन भी होना चाहिए। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है जो अपने सवाल पूछने वाली है सीधे हमारे साथ जो दिग्गज हस्तियां हैं उनसे। मेरा सवाल सभी से है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है महिला या विमेन फर्स्ट, तो मुझे माइक भी दिया गया है। मैं
डीआईजी सर से ये कहना चाहूँगी कि जब महिलाएं फीमेल्स ड्राइव करती हैं तो सब उसी को ब्लेम करने लग जाते हैं, वेदर शी हैज़ हर लाइसेंस, शी हैज़ अ सीट बेल्ट, सब कुछ रहता है, लेकिन अगर कोई रिक्शा वाला हुआ या मोटरसाइकिल वाला है, दे विल बैंग, वो आपके गाड़ी को बैंग करेंगे और वो चिल्लाने लग जाएंगे, और बाकी सब लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं वो उनकी बात नहीं सुनेंगे एंड फीमेल को बस ब्लेम करने लग जाएंगे कि ये हम कैसे रोक सकते हैं। इफ़ आई एम करेक्ट, तो पूरी जनता हमारे खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती है? ऐसा मुझे कोई इंस्टेंस नहीं मिला है कि महिला होने के कारण किसी को हमने दोषारोपित किया हो, लेकिन ये बात सही है। देखिए, आप लोगों की मेंटालिटी समझिए। जब दो व्यक्तियों में एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहली मनोवृत्ति ये होती है कि वो एग्रेसिव हो जाता है। अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे तो आप अपने पॉइंट्स को नहीं विन ओवर कर पाएंगे। तो जो भी, चाहे वो गलत हो या सही हो, सबसे पहले वो चिल्लाना शुरू करता है। ये मनोवृत्ति है, आदमियों की मनोवृत्ति है। महिलाएं उसमें शायद थोड़ी पीछे हैं, वो एग्रेसिव नहीं हो पाती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि महिलाओं को दोषारोपित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, बल्कि हम लोग तो महिलाओं को प्रेफर करते हैं, उनको हम लोग सुविधाएं देते हैं और ये बात का एहसास रखते हैं कि महिलाएं हैं तो ज़रूर उन्होंने गलती नहीं की होगी। ये मेरा मानना है। डर भी रहता है कि इतने सारे मेल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको लगता है मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ। नहीं, हम लोग तो महिलाओं को सुविधा देते हैं। अभी हाल ही की बात है, एक महिला चालक थी, वो घायल हो गई, उसको हम लोग, हमारी टीम ने तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो हम लोग न केवल महिला बल्कि सभी को, लेकिन महिलाओं का हम विशेष ध्यान रखते हैं। क्या कोई ऐसी साइट भी आई है या ऐसे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आए हैं जहां पर हम अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी भी हम सेव करके रख सकते हैं, ताकि ऐसी समस्याएं ना हो कि हम घर पे भूल आए, हमें पता नहीं था, ऐसा भी कुछ है क्या? एक डिजी लॉकर आया है जी जी। और उसमें अब आने वाले समय में उसका प्रयोग बढ़ेगा, कुछ लोगों ने शुरू भी किया है और हम बहुत तेज़ी से उसको एडवांस लेकर आएंगे और सब लोगों के सामने मतलब आप ये समझिए, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें आप रख सकते हैं और ये जो भूलने का और ये सब समस्याएं हैं, इनका सबका समाधान हो जाएगा। सीधे आप खोलकर उसको दिखा सकते हैं, उसमें सारे आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो सारे होंगे और आप उसको खोलकर दिखा सकते हैं। देखिए, ज़रा सी बात में कितनी अहम बात भी सामने आ गई और अब अगला सवाल लेने का वक्त हो गया है। जी बताइए। मेरा सवाल सभी से है। जब भी हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम हेलमेट और सीट बेल्ट की काफ़ी बात करते हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि एक्सीडेंट होता क्यों है। रॉन्ग लेन ड्राइविंग एंड रॉन्ग डायरेक्शन ड्राइविंग, क्या हम इसकी अवेयरनेस के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा प्लान है? निश्चित रूप से इसके लिए काम हो रहा है। मैंने कहा जिस तरह क्या है कि एक एजुकेट किया जा रहा है लगातार, इसको छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक और उसके माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, और जो हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत इस तरह के सभी विभाग, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो मद्य निषेध विभाग है, चाहे वो हमारा विभाग है, ये सभी लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट में कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं। ये उसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। अभी आप अगर देखेंगे तो लोगों ने अभी थोड़ा सा तेजी से उस दिशा में बढ़ना शुरू किया और मैं भरोसा रखता हूँ कि हमारे राज्य के नागरिक बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत जल्दी लागू करते हैं। हम बहुत सकारात्मक हैं, हम बहुत सृजनात्मक हैं, रचनात्मक हैं, धनात्मक हैं और निश्चित रूप से मेरे राज्य की जनता इसको बहुत अच्छे से आगे लागू करने वाली है। इन सब चीज़ों को सीखकर हम बढ़ने वाले हैं। तो कैंपेन चल रहा है, ज़रूर इस बात की हम ध्यान दें। एक और सवाल का वक्त हो गया है। जी बताइए। मेरा सवाल डीजीपी महोदय से है। मैं सुबह 6:30-7 बजे जब मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो सड़क पे स्कूल वैन्स और बसेस दिखाई पड़ती हैं। चूँकि उस समय कोई ट्रैफिक वाला आमतौर पे नहीं होता है तो बड़ी अनियंत्रित रफ्तार में ये लोग चलते हैं और इनको कोई डर भी नहीं होता है। ये ओवर लोडिंग भी होती है इनकी गाड़ियों में, बेल्ट नहीं पहने होते हैं, अक्सर एक्सीडेंट भी सुबह के टाइम होते हैं। तो क्या सुबह के समय कोई तरीका निकल सकता है, कुछ ट्रैफिक सिपाही ड्यूटी पे हों इन बच्चों को थोड़ा सुरक्षित करने के लिए? देखिए, बहुत समस्याएं इस बात की हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। ट्रैफिक कांस्टेबल्स की संख्या अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक सिपाही, एक ट्रैफिक का कांस्टेबल 55,000 लोगों को ट्रैफिक के ऊपर है।
जबकि ये संख्या 1700 है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में एक सिपाही के ऊपर 1700 आदमी हैं, जबकि हमारे यहाँ एक सिपाही के ऊपर 55,000 आदमी हैं। तो आप सहजा अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कमी है हमारी। तो इस कमी को हम पूरा कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। जहाँ तक आपके उन स्थानों की बात है, जैसे मॉर्निंग में हमने कई जनपदों में इस प्रकार के प्रोग्राम्स लगाए हैं कि गुड मॉर्निंग सिटीजन्स कह के, कि जिसमें गुड मॉर्निंग कह के वो न केवल ट्रैफिक का बल्कि क्राइम प्रिवेंशन का भी वो बात करते हैं। लखनऊ में भी हमने, मैं खुद मॉर्निंग वॉकर हूँ, मैंने महसूस किया कि कुछ कुछ जगहों पर चालान किया जाए, उनको बताया जाए। और पिछले वर्ष हमने 1 महीने तक नियमित रूप से लोहिया पार्क और 1090 पे इस तरह के कार्यक्रम किए, लेकिन हमें बहुत कुछ सुधार लगा नहीं। सुधार तो आपके दिल से होनी चाहिए, आपके अंदर से आनी चाहिए। आप कितना डिपेंडेंट रहेंगे ट्रैफिक कांस्टेबल पे? तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए सुरक्षा क्या है, आपके लिए सुरक्षित वातावरण क्या है। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति, और मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही ज़्यादा इसका दुरुपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। यंग इंडिया है, वो अच्छा होगा, लेकिन ज़रूरत है हम एक दूसरे को बताएं इस बात को। अब जब हमारी ये जो चर्चा है ये अपने अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन अंत की ओर बढ़ने का मतलब ये भी है कि हम एक बार फिर से ये समझ लें, ये जान लें कि आखिर ये चर्चा हमने क्यों की थी। हमारे साथ जो हस्तियाँ मौजूद हैं, मैं उनसे एक एक करके ये जानना चाहूँगी कि वो क्या कहना चाहेंगे इनमें, ताकि जो दर्शक हैं, हमारे जो ऑडियंसेस हैं, उन तक उनकी बात ज़रूर पहुँचे। संक्षेप देखिए, रोड सेफ्टी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी इससे कॉन्शियस हैं कि सड़कों पे सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत मूल्य है। और इसके लिए जितने भी हमारे नियम हैं, कानून हैं, हमारे समाज की जो कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सबों का पालन होना ज़रूरी है। सरकार के ऊपर ही सब चीज़ छोड़ देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सिटीजन्स का भी, नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो इस ओर ध्यान दें, और सरकार जहाँ तक हो रही है कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के अपने भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्पीड से जीवन अधिक मूल्यवान है, जीवन बहुत कीमती है। अगर जीवन रहेगा तो सड़क की स्पीड के मुकाबले जीवन की कई स्पीड देखने को मिलेंगी। और ये तो सड़क की स्पीड है जिसमें जीवन चला जाता है, लेकिन जीवन दूसरी प्रगति की ओर, दूसरी गति की ओर बढ़ना चाहिए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है। अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नेचर, हिंदी में उसे कहते हैं प्रकृति का अनमोल तोहफा है। ये इसको बचा कर रखना है, और ये जवानी देश के काम में आए, समाज के काम में आए। इसलिए हम सबको जागृत होने की ज़रूरत है और समाज को जागृत करने की ज़रूरत है। नियम, कानून, पनिशमेंट एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष जन जागरण है। समाज जब जागृत होगा तो अपने आप सारे नियम कानून मानने लगेगा, और फिर ज़्यादा न पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, न ज़्यादा नियम कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब जागरूकता बढ़ेगी समाज के अंदर तो अपने आप सारी चीज़ें सही दिशा में चलने लगेंगी। इसलिए आज के दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब जागृत हों, समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अनुपालन करें, निर्वाह करें। धन्यवाद। देखिए कितनी अहम बात सामने आई है हमारे, कि जब हम अपनी सतर्कता, सुरक्षा, सावधानी का खुद ख्याल रखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी को टोकने की या किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये हम खुद जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं। और यही हमारा मुद्दा भी था आज इस चर्चा को सामने लाने का, यही हमारा मोटिव भी था। और हम भी यही चाहेंगे कि आप ख्याल रखें, इसीलिए हम लेकर आए रोड टू सेफ्टी। Diageo and Network 18 present Road to Safety.